नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सकलवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीति की, क्षत्रिय मतों के बिखराव की और भारतीय जनता पार्टी की उस कुटिल चाल की जो न सिर्फ विपक्षी नेताओं के खिलाफ चली जाती है बल्कि अपने दल में भी अपने दल के नेताओं को भी ठिकाने लगाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह चलते रहते हैं। आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि 2024 के टिकट वितरण को लेकर क्षत्रिय समाज किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था। ये दिखा भी प्रथम चरण में, जब पश्चिम उत्तर प्रदेश में बेल्ट आई, जहां पहले प्रथम चरण में चुनाव होना था, वहां जनरल वीके सिंह का टिकट काटे जाने, संगीत सोम आदि नेताओं को टिकट न दिए जाने के लेकर क्षत्रिय राजपूतों ने विरोध का बिगुल फूंका। गुजरात के मोदी के अति करीबी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला का बयान भी इसका कारण बना और राजस्थान में भी कुछ मुद्दों को लेकर क्षत्रिय राजपूत एकजुट हुए। प्रथम चरण में गिरता मत प्रतिशत जब भारतीय जनता पार्टी को खतरा देने लगा तो उन्होंने इस बात की लिए प्रयास करना शुरू किया। उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी रैलियां हुई, जिसमें कि स्पष्ट तौर पर यह कहा गया कि योगी को अगर बचाना है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत देने से रोकना ही होगा। और इसके लिए क्षत्रिय राजपूत या तो अपने घरों से मत देने नहीं निकले, या विपक्षी जो नेता मजबूत थे उनको मत देने का कोशिश किया। सबसे ज़्यादा वहाँ विरोध जो केंद्रीय मंत्री से संजीव बालियान को लेकर हुआ। खैर, जैसे जैसे चुनाव 3 चरणों तक आया, चौथे चरण में 13 मई को जब वोटिंग होनी थी, उससे पहले ही बंगलौर में गृह मंत्री अमित शाह की राजा भैया से एक मुलाकात हुई, जिसको लेकर ही ये कयास लगने लगे कि राजा भैया संभवतः भारतीय जनता पार्टी की मदद करने जा रहे हैं। और तमाम सूत्रों से इस प्रकार की जानकारी आने लगी, क्योंकि राजा भैया कई बार आपातकाल में राज्यसभा सदस्य के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर चुके थे, लिहाजा ये बात हवा में उड़ गई। उसी समय जौनपुर से बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी का पर्चा भी, जो चुनाव वहाँ लड़ने और जिन्होंने बसपा ने उनको उम्मीदवार बनाया था, श्रीकला रेड्डी, उनका टिकट भी बहन जी से दबाव डाल के बदलवा दिया गया। तो ये तय हुआ, ऐसा महसूस हुआ कि शायद राजा भैया और धनंजय को मैनेज कर लिया गया, क्योंकि दोनों लोग बाहुबली हैं और दोनों लोगों पर सरकारी एजेंसियों की विशेष कृपा रही है, चाहे सीबीआई हो या अन्य एजेंसियां, ईडी ऐसी एजेंसियां, ताकतवर एनआईए ऐसी एजेंसियों के बल पे शायद बहुता धमका दिया गया होगा। लेकिन आज जो बात निकल कर आई, उसने ये सोचने को विवश कर दिया कि संभवतः अमित शाह के हेकड़पन की वजह से राजा भैया ने भाजपा से किनारा करना उचित समझा। आखिर क्या कारण हुआ कि राजा भैया ने प्रयागराज और कौशाम्बी, जिन सीटों के लिए अमित शाह खासकर बात कर रहे थे राजा भैया से, तो उन्होंने अखिलेश यादव को समर्थन दे दिया। हालांकि ये बात
सूत्रों के अनुसार बताई गई, लेकिन बाद में जनसत्ता दल की ओर से इस बात की पुष्टि हुई कि प्रयागराज और कौशाम्बी को लेकर जनसत्ता दल ने समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का निर्णय कर लिया। ये पूछे जाने पर कि क्या जनसत्ता दल समाजवादी पार्टी से कोई गठबंधन करेगी, तो साफ इनकार किया गया कि इस समय गठबंधन का समय गया। अब सिर्फ योजनाबद्ध तरीके से किन्हीं किन्हीं सीटों पर किसी को भी समर्थन दिया और लिया जा सकता है, क्योंकि नामांकन की भी समय निकल गया और अब गठबंधन के लिए भी खासकर समय नहीं बचा। आखिर कौन से ये कारण रहे कि अमित शाह के आश्वासन के बावजूद राजा भैया उन्हें भारतीय जनता पार्टी को टाटा करके अखिलेश के पाले में जा बैठे। सभी लोग जानते हैं तत्कालीन सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव से राजा भैया के बड़े ही मधुर संबंध रहे हैं। अंतिम समय में जब मुलायम सिंह यादव जी बीमार थे तो राजा भैया समय निकाल कर उनसे मिलने जाया करते थे। अभी राज्यसभा का जब चुनाव हुआ तब भी ये देखा गया था कि उनके जो अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल राजा भैया की कोठी पर खाना खाने भी आए थे, जिन्होंने राजा भैया के साथ डिनर भी किया था। खैर, मेरे ब्लॉग बनाने का उद्देश्य ये नहीं था। मेरे ब्लॉग बनाने का उद्देश्य मात्र ये था कि आखिर वो कौन से कारण रहे जिसके कारण राजा भैया को उस भारतीय जनता पार्टी से, जिसके साथ वे आपातकाल में भी खड़े रहे हैं, चाहे विधान परिषद के चुनाव हों। यहाँ ये जानकारी देना भी आपको ज़रूरी होगा कि भारतीय जनता पार्टी और सपा के बाद जनसत्ता दल विधानमंडल दल में तीसरा बड़ा दल है। बसपा और कांग्रेस भी उससे पीछे है, क्योंकि बसपा के एक और कांग्रेस के भी संभवतः 2 विधायक हैं, जबकि जनसत्ता दल के 3 विधायक इस समय उत्तर प्रदेश में। खैर, वहाँ ये बात तय हुई थी बंगलौर बैठक में कि आप मेरा समर्थन कीजिए। कौशाम्बी जहाँ की सुनकर उम्मीदवार हैं, तो निश्चित तौर पर वहाँ कुछ बात बनी होगी और ये बात तय हुई कि क्षेत्रीय संगठन जो प्रदेश का वो आपसे संपर्क करेगा। ये दायित्व पहले संगठन मंत्री रहे सुनील बंसल को सौंपा गया, लेकिन बीच में क्या कारण रहा कि अमित शाह की कोई योजना रही या राजा भैया को उन्होंने भुलावे में रखने की कोशिश की। प्रतापगढ़ कोंडा में हुई रैली में भी राजा भैया को कोई न्योता नहीं मिला। ये सब देखकर राजा भैया के कान खड़े हुए और उन्होंने अपने समर्थकों को जमा करके ये निर्णय लिया कि प्रयागराज और कौशाम्बी में वो सपा को समर्थन देंगे। इस बीच कौशाम्बी के प्रत्याशी सोनकर और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान राजा भैया से मिलने पहुँचे। राजा भैया ने हालांकि जैसी कि उनकी आदत है, कोई भी उनसे मिलने आए तो अपने इन पर्याप्त वो स्वागत उसका करते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया जिससे कि वो हो। हालांकि 2 कारण जो स्पष्ट दिखाई देते हैं वो ये हैं कि एक तो कोंडा में अमित शाह की रैली में राजा भैया को न्योता न देना, और दूसरा जो सबसे प्रमुख कारण है जिसके कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजपूत आंदोलन खड़ा हुआ
और जिसने पूरे प्रदेश में ये माहौल बनाया, संजीव बालियान जिसके कारक थे, उनको ही राजा भैया से मिलने भेजा गया। तो निश्चित तौर पर राजा भैया को ये खराब लगा होगा कि जिन संजीव बालियान के कारण ही पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्षत्रियों की बुरी दशा हुई, उन्हें चुनाव भी हरवाया गया। संगीत सोम की मैं बात कर रहा हूँ। और उनके कहने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही कई लोगों को राजनीतिक दफन कर दिया गया। तो राजा भैया को ये खराब लगा। जिनके लिए सीधे राजा भैया की एक फितरत रही है, उन्होंने कभी भी मध्यस्थों के जरिए किसी भी नेता से मुलाकात नहीं की, वो चाहे वो कितने बड़े नेता रहे हों। मुलायम सिंह यादव जिनका वरदहस्त हरदम राजा भैया को मिलता रहा, समाजवादी पार्टी हरदम उनकी मुश्किलों में उनके साथ खड़ी रही, लेकिन उनका सीधा संपर्क मुलायम सिंह यादव से रहा। अब अखिलेश यादव से है, जो कि सपा सुप्रीमो है। इसी प्रकार उनका सीधा भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री से सीधा संपर्क, अमित शाह ने उनसे संपर्क किया, गैर प्रांत में मिलने वो जरूर गए, लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि एक ऐसे व्यक्ति को उनके बीच में लाया जा रहा है जिसके कारण ही पूरे प्रदेश में क्षत्रियों का ये आंदोलन खड़ा हुआ, जिसके कारण ही क्षत्रियों ने भाजपा से दूरी बनाई, वो व्यक्ति यहाँ पर मध्यस्थता कर रहा है, तो संभवतः राजा भैया ने इसी कारण से भाजपा से दूरी बनाई होगी। अब देखना यह है क्या होगा। लेकिन जनसत्ता दल के कार्यकर्ता नेता हो सकता है कि अखिलेश यादव की रैली में भी राजा भैया प्रयागराज या कौशाम्बी में मंच को शेयर करते दिखें, तो कोई हमारे ख्याल से आप लोगों को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हालांकि सूत्रों से ये भी जानकारी मिल रही है कि अमित शाह ने धनंजय सिंह से भी संपर्क साधा है। क्या बात हुई है, लेकिन जिस तरह की संपर्क राजा भैया के और धनंजय सिंह से हैं, वो अगर राजा भैया ने पलटी मारी है तो निश्चित तौर पर आप ये तय मानिए कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ क्षत्रिय समाज या यूँ कहिए क्षत्रिय बाहुबली कोई भी सहयोग करने वाले नहीं हैं। भले ही भारतीय जनता पार्टी कितनी कोशिश कर ले, हो सकता है धनंजय किसी को जौनपुर से चुनाव लड़ा के भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश करें, या खुद ही अपनी पत्नी को वहाँ से लड़ा के और वो भारतीय जनता पार्टी के जीत में रोड़ा अटकाएं। क्योंकि वहाँ के जो प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह पूर्व कांग्रेसी, उनको अमित शाह ने ही टिकट दे के यहाँ जौनपुर में चुनाव लड़वाया है। निश्चित तौर पर ये भी कारण रहा होगा कि आखिर वो फूट डलवा के अमित शाह आपस में क्षत्रियों के मत कितने गोलबंदी करा सकते हैं। देखना यह है कि अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय राजनीति किस करवट बदलती है। लेकिन आप ये तय मानिए, अमित शाह की या यूँ कह लीजिए उनकी योजना के कुटिल योजना की धराशायी करने में अमित शाह ही का योगदान रहा है, या उनसे कोई रणनीतिक चूक हुई है, ये तो आपको 4 जून के बाद ही पता लगेगा। लेकिन ये तय हो गया है कि राजा भैया प्रयागराज और कौशाम्बी में, जिसको लेकर ही अमित शाह ने उनसे बात की थी, अब समाजवादी पार्टी के साथ बगलगहियाँ करते हुए नजर आएंगे, उनके मंच को शेयर करेंगे। यहाँ तक कि उनके कार्यकर्ता घर घर
सपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट भी मांगते दिखाई दें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।